अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आज सुबह का सेकंड आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। फॉर अ बोनाफाइड प्रेस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है फर्जी पत्रकारों पे। कैसे फर्जी पत्रकारों पे अब कोर्ट के द्वारा नकेल कसी जाएगी, क्योंकि वो लोग पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का फ़ायदा उठाते हैं अपना उल्लू सीधा करने में। डिटेल में देखेंगे कैसे होने वाला है ये काम। पढ़ना है हमें टॉपर्स के अंदाज में इस आर्टिकल को। जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूंगा आपको मैं उनकी स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, ग्रामर बताऊंगा, उनकी वोकैब पे अलग से हम फोकस देंगे। तो इसी अंदाज में पढ़ते जाना और इस क्विज को आपको सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस है क्लोज टेस्ट के। जो पढ़ोगे, जो सीखोगे इस आर्टिकल में, वही सब इस पे अप्लाई होगा, है ना। तो 5 में से 5 मार्क्स मिलने चाहिए अगर आप पूरे मन से सीख रहे हो। और लास्ट वाला क्वेश्चन है आरसी का। आराम से पढ़ो, फिर देखते हैं इनके सॉल्यूशंस वीडियो के लास्ट में। चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे फॉर अ बोनाफाइड प्रेस। देखिए प्रेस का मतलब तो आप जानते ही हैं, जर्नलिज्म, है ना, पत्रकारिता। फॉर का मतलब के लिए, फॉर प्रिपोजिशन का मतलब के लिए, और बोनाफाइड का मतलब होता है अच्छे इरादों वाला। समथिंग इन गुड फेथ, जो अच्छे इरादों के साथ कोई काम किया जाता है वो बोनाफाइड कहलाता है। इसको आप जेन्युइन, ऑथेंटिक या ओरिजिनल भी बोल सकते हैं। कह रहा है एक सही, जेन्युइन और ऑथेंटिक जर्नलिज्म या प्रेस के लिए, और करना क्या है, कह रहा है ऑन वीडिंग आउट फेक जर्नलिस्ट। बात कर रहा है वीड आउट करने की, बात कर रहा है उखाड़ फेंकने की फेक जर्नलिस्ट को, नकली पत्रकारों को। समझ गए। अच्छी प्रेस को तभी बना पाएंगे जब फेक जर्नलिस्ट को प्रेस से निकाल पाएंगे। अब इन दोनों वर्ड्स को देखें, वीड आउट और बोनाफाइड। देखिए वीड आउट होता है, आपने खरपतवार सुना होगा, खेतों में होती है, उसको बोलते हैं वीड। उसको क्या करते हैं हम, आउट कर देते हैं, क्योंकि वो खरपतवार जो होती है खेतों में दूसरी फसलों को नहीं होने देती। तो वीड आउट करने का मतलब क्या, किसी चीज़ को जैसे खरपतवार बना करके निकाला जाता है खेत से, वैसे ही अपने जीवन से निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, वाइप आउट कर देना, इरेडिकेट कर देना। समझ गए ना। वीड को, खरपतवार को ही वीड को बोलते हैं। तो दोनों वर्ड जो है ना वहाँ से कनेक्ट करके रखना। बोनाफाइड मैंने आपको बताया अच्छे इरादों वाला। ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच ही है शायद, देख लेना ना, फॉरेन वर्ड है। फाइड का मतलब होता है ट्रस्ट, बोना मतलब होता है अच्छा। जो चीज़ अच्छे ट्रस्ट के साथ की जाए, गुड फेथ में की जाए, वो बोनाफाइड कहलाती है। बोन से और भी वर्ड्स बनते हैं, जैसे वर्ड है बोन फायर। बोन फायर होगी एक अच्छी फायर, अ गुड फायर। अब आप पूछोगे सर गुड फायर कौन सी होती है, आग तो जलाने का काम करती है। गुड फायर होती है कैंप वाली फायर, जिसके चारों तरफ आप नाचते हो, अपना टाइम पास करते हो, है ना। बोन फायर मतलब कैंप फायर। और बोन एपेटाइट का मतलब ये होता है अच्छे से अपना खाना खाओ। खाना खाने से पहले किसी को बोला जाता है टू हैव अ सेटिस्फाइंग या गुड मील, बोन एपेटाइट। चलिए आगे बढ़े। अब डिटेल में देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले राइटिंग स्किल्स का कोर्स अवेलेबल है ऐप के ऊपर। बेसिक से एडवांस्ड आपको राइटिंग में सिखा रहा हूँ। यूपीएससी, बैंक्स, एसएससी, आइलेट्स, ईमेल्स, प्रेसी, समरी, रिपोर्ट, कुछ भी आपको लिखना हो, कहाँ से आप शुरू करोगे। इसमें मैंने ग्रामर भी इंक्लूड कर दी है। जिन लोगों ने ग्रामर अभी तक सीखी नहीं है, इस कोर्स में काफ़ी हद तक ग्रामर कवर हो जाएगी। कोर्स का प्राइस है 699 रेगुलर प्राइस। शुरुआती 1000-2000 स्टूडेंट्स के लिए हमने कोड चलाया था 200 रुपये की ऑफ वाला YT 200, जो कि अब पूरा हो चुका है। लेकिन फिर भी आप बाय कर रहे हैं ना, तो इस कोड को लगा लेना, लकी 100 को 699 की जगह 599 में कोर्स आपको मिल जाएगा। इसी तरह ऐप पे दूसरे कोर्स भी अवेलेबल हैं एसएससी, बैंक्स के, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। ये ऐप आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। आज ही डाउनलोड करें, योर इंग्लिश ट्यूटर, इस तरह का लोगो है। मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करें और उसके बाद स्टोर टैब में जा करके किसी भी कोर्स को आप एक्सेस करें। कोई भी क्वेरी हो कोर्स रिलेटेड या ऐप रिलेटेड, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, कह रहा है HC ऑर्डर फॉर वीडिंग आउट फेक जर्नलिस्ट इज वेल इंटेंशनड बट नीड्स वाइड कंसल्टेशन। कह रहा है HC का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट का जो फैसला है, और किसका भाई, वीड आउट करने का, उखाड़ फेंकने का, और किनको, फेक जर्नलिस्ट को, नकली जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को। कह रहा है ये जो ऑर्डर है ना, ये वेल इंटेंशनड है, इसका बड़ा अच्छा इंटेंशन है। कह रहा है लेकिन बट हुआ क्या, कह रहे इस ऑर्डर को ज़रूरत है वाइल्ड कंसल्टेशन की, हर तरफ बातचीत की। तो ऑर्डर तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आपको बात करने की ज़रूरत है। इस ऑर्डर को बनाने से पहले हर स्टेक होल्डर, हर भागीदार को बुला करके इस ऑर्डर के बारे में आप पहले डिस्कशन करो। समझ गए। HC ऑर्डर की 2 वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है इज, दूसरी है बट कंजंक्शन के बाद नीड्स। HC ऑर्डर इज वेल इंटेंशनड एंड HC ऑर्डर नीड्स वाइड कंसल्टेशन। वीड आउट आप ऊपर देख ही चुके हैं। अब फटाफट एक काम करेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, पहले अपने दिमाग पे जोर डालो।
वेल मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा। यहाँ पे वेल इंटेंशन लिखा हुआ है तो गुड इंटेंशन भी लिख सकते थे क्या? यहाँ पे वेल इंटेंशन की जगह गुड इंटेंशन भी लिख सकते थे क्या? गुड और वेल में क्या फ़र्क है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो को पॉज करके आराम से देखें। देखिए गुड है एक क्या है, एडजेक्टिव, और वेल है एक एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव चाहिए हो नाउन के लिए तो गुड लगाएं, अगर आपको एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब चाहिए हो तो वेल लगाएं। समझ गए ना? गुड है एक एडजेक्टिव, वेल है एक एडवर्ब। वी मेड अ गुड या वेल प्लान, हमने एक अच्छा प्लान बनाया। देखो प्लान क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, ए नाम का आर्टिकल इसके आगे आ रहा है, नाउन के लिए लगेगा एडजेक्टिव, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अ गुड प्लान। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, वी मेड अ गुड या वेल प्लान्ड मूव, हमने एक बहुत अच्छे से योजना की हुई, प्लान की हुई मूव को बनाया है ना, हरकत को किया। प्लान्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ऐसा है, प्लान्ड एक एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए, आप लिखेंगे वेल प्लान्ड मूव। समझ गए ना? इसीलिए आप जो है इस प्लान्ड की वजह से, इस एडजेक्टिव की वजह से इस एडवर्ब को लगा रहे हैं, अ वेल प्लान्ड मूव। ही हैज़ गुड या वेल मैनर्स, उसके पास बहुत अच्छे मैनर्स हैं। मैनर्स एक नाउन है, समझ गए ना? पीछे एस भी आ रहा है, तो क्या करूँगा यहाँ पे एडजेक्टिव को यूज़ करूँगा, गुड को, जो कि नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। और यहाँ देखो, ही इज़ अ गुड या वेल मैनर्ड पर्सन, वो अच्छे मैनर्स वाला आदमी है। मैनर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, पर्सन नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रही है। मैनर्ड के आगे आपको एक एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब बनेगी वेल। थोड़ा सा आपने बेसिक अगर बना लिया मेरे साथ, एडजेक्टिव एडवर्ब आप सीख गए हो तो बड़ा आसान है। जब नाउन आ जाए तब आपको एडजेक्टिव को यूज़ करना है गुड, जब आपको दूसरे कोई एडजेक्टिव मिल जाए उसके लिए एडवर्ब यूज़ करनी है वेल। तो यहाँ भी इंटेंशन नाम का एडजेक्टिव था, इसलिए हमें वेल लगाना पड़ा, गुड इंटेंशन नहीं लिख सकते थे। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं आपको सारे वर्ड्स दिखा देता हूँ इस आर्टिकल में जो यूज़ हुए हैं, ताकि स्मूथली आप पढ़ पाओ। एक पुराना वर्ड यूज़ हुआ है और 3-4 नए वर्ड्स हैं। पुराना वर्ड है सब्सटेंटिव, नए वर्ड्स हैं बोनाफाइड, एनकम्पास, डिस्पोज ऑफ और वेस्ट, है ना, वेस्टेड। देखिए सब्सटेंटिव का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और सीरियस हो, समझ गए ना, बहुत गंभीर हो, बहुत महत्वपूर्ण हो। ये सब्सटेंशियल से अलग होता है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल, जिसको नज़रअंदाज ना किया जाए, वो सब्सटेंशियल और ये सब्सटेंटिव दोनों अलग वर्ड्स हैं। ठीक है ना? द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, सरकार ने ऑर्डर किया है कि एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन को करवाओ इस मैटर में, पूरी गंभीरता के साथ इस मामले की जांच करो। सब्सटेंटिव मतलब गंभीर, इसको थॉटफुल भी बोलते हैं, सब्सटेंट नाम के नाउन से बना हुआ ये एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, आज ये फिर से आएगा, रिपीट होगा। अब नए वर्ड्स देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है बोनाफाइड, अभी बताया मैंने आपको, जो चीज़ जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, गुड ट्रस्ट में की गई हो, ऑथेंटिक हो, बोनाफाइड कहलाती है। ही ऑफर्ड अस अ हेल्प विद अ बोनाफाइड इंटेंशन, उसने हमें मदद ऑफर की अच्छी इंटेंशन के साथ, खराब इंटेंशन के साथ नहीं, विद अ गुड या बोनाफाइड इंटेंशन। समझ गए? एक वर्ड है हमारे पास एनकम्पस, आपने अगर प्रकार को यूज़ किया हो अपने स्कूल डेज में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपस, जिससे क्या होता है, आप गोला बनाते हो, उसको रखते हो उसकी नोक को और चारों तरफ घुमा देते हो पेंसिल को, तो गोला बन जाता है, सर्कल। तो एनकम्पस वर्ड उसी प्रकार से, उसी कंपस से बना है। एनकम्पस का मतलब होता है जैसे गोला बनाते हो कंपस से, सब चीज़ों को गोले में ले लेते हो। एनकम्पस का मतलब होता है अपने गोले में, अपने दायरे में किसी चीज़ को ले लेना। समझ गए ना? प्रकार बनाया आपने, गोला बनाया प्रकार से, कंपस से, तो आपने उस गोले में उस कागज़ को अपने दायरे में ले लिया, उस गोले वाले एरिया में। तो किसी चीज़ को अपने दायरे में, स्कोप में इंक्लूड करने को कहते हैं एनकम्पस करना। जैसे हर जॉब एज ए सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी जो सेक्रेटरी की नौकरी है वो दायरे में लेती है एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। वो उसकी मैनेजर भी है, वो उसकी एम्प्लॉई भी है ना, वो उसके लिए चाय भी बना देती है, सब काम जो है सेक्रेटरी करती है। तो एनकम्पस करती है एक वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, है ना। इसको एनकैप्सुलेट भी बोलते हैं और कवर भी बोलते हैं। एनकम्पेसिंग इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। डिटेल में बता रहा हूँ वर्ड्स को कैसे बनाए गए हैं। फिर एक वर्ड है हमारे पास डिस्पोज ऑफ, इसका मतलब होता है ठिकाने लगाना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। ठिकाने लगाना या किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। इस वर्ड को इसलिए याद रखना है फ्रेजल वर्ब को, इसमें OFF नहीं आता, OF सिंगल F आता है। ठीक है। द किलर्स ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर। किलर्स ने कोशिश की बॉडी को ठिकाने लगाने की, इसको नदी में फेंक के, डिस्पोज ऑफ करने की। अब देखो डिस्पोज ऑफ का सिनोनिम है गेट रिड ऑफ, इसके आगे भी OFF नहीं, सिंगल वाला ऑफ है ना, OF है। याद रखना ये OFF लगाओगे तो एक गलत हो जाएगी फ्रेजल वर्ब। गेट रिड ऑफ सिंगल F, डिस्पोज ऑफ सिंगल F, इरेडिकेट भी इसको बोल सकते हो। अगला वर्ड है हमारे पास वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है हिडन, वेल्ड, छुपा हुआ।
पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट आर अपोजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। बहुत ही पावरफुल छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं वो अपोज कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इस एरिया के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल हैं और चाहते हैं इस एरिया में डेवलपमेंट ना हो, तो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, छुपे हुए इंटरेस्ट हैं सारे के सारे विकास के प्रोजेक्ट्स को रोकने में। समझ गए? इसको क्लोथेड या लेटेंट भी बोल सकते हो, छुपी हुई चीज़ को। तो भाई ये 4-5 ही वर्ड्स हैं, देख लो ध्यान से, इन्हीं पे आर्टिकल टिका हुआ है। रिवीजन अपना चालू रखें। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, अपने देश में एक पुरानी प्रॉब्लम है फेक जर्नलिज्म की। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट लोग हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं नहीं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं जर्नलिज्म के नाम पे और अपना उल्लू सीधा करते हैं पत्रकारिता के जो है आड़ के अंदर। अफसरों नेताओं को धमकाना, उनसे पैसे ऐंठना, ट्रांसफ़र करवाना इधर उधर। तो हमारी अब जो हाई कोर्ट है ना, उन्होंने क्या बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि आप एक बॉडी बनाओ इस तरह के जर्नलिस्ट लोगों को पकड़ने के लिए और उनको पत्रकारिता से बाहर निकालने के लिए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है एससी का, ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, इसका हम सब सम्मान करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना, ये आना चाहिए था सरकार की तरफ से, क्योंकि जब भी ऐसी बॉडी बनती है उसमें सभी भागीदारों को बिठा करके उनसे बातचीत की जाती है, कंसल्टेशन के बाद बननी चाहिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छा ये हो कि सरकार खुद अब एक बॉडी बनाए कोर्ट के ऑर्डर पे और सबसे बातचीत करने के बाद। तो कह रहा अगर ये होगा तो उस तरीके से और बेहतर तरीके से हम इस बॉडी को बना पाएंगे। समझ गए? वेलकमिंग टोन है और साथ में एडवाइजिंग भी है, दोनों चीज़ें बता रहा है, वेलकम भी कर रहा है और एडवाइस भी कर रहा है। आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। कह रहा है इन डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इस्टेब्लिश अ प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु विद इन 3 months द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ कम क्लोज टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। कह रहा डायरेक्ट करने में, दिशा निर्देश देने में, और किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। और किस चीज़ की? इस्टेब्लिश करने की, स्थापित करने की एक प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु, इस प्रकार की एक संस्था को। और कब? 3 महीनों के अंदर। कह रहे इस काम को करने के अंदर है ना, हुआ क्या? जो मद्रास हाई कोर्ट है जिसने इस काम को किया है, कह रहे इस काम में उसने मद्रास हाई कोर्ट जो है कम क्लोज टू हो गई है, बहुत नज़दीक आ गई है फॉर्मुलेट करने के, बनाने के, पॉलिसी को भी और लेजिस्लेशन को भी, नीति को भी और कानून को भी। तो नीति कानून बनाना सरकारों का काम होता है, कोर्ट का काम नहीं होता। लेकिन इस ऑर्डर को देने के साथ ही अब कोर्ट जो है इस काम में भी कूद गई है। हाई कोर्ट ने इन दोनों चीज़ों में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। मद्रास हाई कोर्ट आपका सब्जेक्ट है, हैज़ कम आपकी वर्ब है। मद्रास हाई कोर्ट एक प्रॉपर नाउन है, सरकारी संस्था है। एम बड़ा, एच बड़ा, सी बड़ा और आगे द लगा हुआ है, सरकारी संस्थाओं के आगे लगाना होता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्लोज टू के बाद में फॉर्मुलेटिंग क्यों लिखा गया है? फॉर्मुलेटिंग क्यों लिखा गया है? यहाँ पे फॉर्मुलेट क्यों नहीं लिखा गया या टू फॉर्मुलेट क्यों नहीं लिखा गया? पहले आप सोचो, फिर मैं बता देता हूँ। चलो, इसका जवाब है ये वाली शीट। इसके अंदर मैंने वो सभी प्रेपोजिशन, सभी के सभी वो वर्ब्स डाली हुई हैं या एडजेक्टिव्स डाले हुए हैं जिनके बाद में टू तो आता है, लेकिन टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, अपोज टू, हैबिचुअल टू। इस लिस्ट से आपको बार बार गो थ्रू होना है। अभी इसमें आप देख रहे हो क्लोज टू, क्लोज टू के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, या तो नाउन हो या कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो। इसी वजह से यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोज टू के बाद में फॉर्मुलेटिंग लिखा हुआ है। ये लिस्ट बहुत काम की है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसको बार बार देखो, अपने फ़ोन में रखो स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना। अभी मैं आपसे पूछ लूँगा क्रूशियल टू के बाद में क्या आएगा, प्रायर टू के बाद में क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए सर प्रायर टू, होस्टाइल टू के बाद में, अमाउंट टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है इट्स डायरेक्शन अमाउंट्स टू क्रिएटिंग अ बॉडी एंड क्लोथिंग इट विद पावर्स एंड फंक्शंस, समथिंग दैट इज नॉर्मली डन बाय लॉ एंड आफ्टर वाइडर कंसल्टेशन। कह रहे हैं इसका जो डायरेक्शन है वो अमाउंट टू करता है। अमाउंट टू करने का मतलब होता है इक्वल टू होना, बराबर होना। कोर्ट का जो दिशा निर्देश है वो बराबर है क्रिएट करने के एक संस्था को, बॉडी को, और क्लोथ करने के, कपड़े देने के, एम्पावर करने के इस संस्था को पावर्स और फंक्शंस के साथ। तो कोर्ट का ऑर्डर ऐसा ही है कि एक संस्था बनेगी और उसको पूरी पावर्स भी मिलेंगी, इसी बराबर है अमाउंट टू करता है। कह रहे एक ऐसी चीज़ है समथिंग दैट इज, जो कि नॉर्मली डन होती है, नॉर्मली की जाती है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, बहुत ही वाइडर कंसल्टेशन के बाद, हर तरफ बातचीत के बाद। समझ गए ना। तो कोर्ट वही काम कर रहा है जो कानून किया करता है, लेकिन कानून करता है लंबे रास्ते से, बड़ी लंबी बातचीत के बाद। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वर्ब गलत मार्क कर दिया है, चलो बता देता हूँ मैं। इट्स डायरेक्शन की वर्ब है अमाउंट्स टू, दैट की वर्ब है इज डन, इज डन। पैसिव वॉइस में तो इसको मैं पिंक कलर दे दूँ। चलो, अमाउंट टू का मतलब होता है किसी के बराबर होना। जैसे आवर बिल अमाउंटेड टू ₹5000, हमारा बिल बराबर था 5000 रुपये के। समझ गए ना।
अमाउंट टू इज इक्वल टू बी इक्वल टू, एक ही बात है। अनदर ईयर ऑफ लॉसेज में अमाउंट टू बिजनेस क्लोजर फॉर एयर इंडिया, एक और साल आया लॉसेस का, नुकसान का, तो वो बराबर होगा बिजनेस बंद कर देने के लिए एयर इंडिया के लिए। तो एयर इंडिया का एक साल और अगर नुकसान आया ना तो समझ लो एयर इंडिया अपने आप बिजनेस बंद कर देगा। अमाउंट टू इज इक्वल टू। अब देखो फिर आपसे वही सवाल है, अमाउंट टू के बाद में क्रिएटिंग क्यों लिखा हुआ है, टू क्रिएट क्यों नहीं लिखा हुआ? इसका जवाब भी वही है, यही वाली शीट। इसमें आप देख पा रहे होंगे अमाउंट टू भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, है ना। चलो ये शीट में बार बार देखोगे, बार बार इनको अपने दिमाग में बिठाओगे, अपने आप आपको नेचुरली आने लग जाएगा। विद द व्यू टू के बाद क्या आएगा, व्हेन इट कम्स टू के बाद में क्या आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर इज नो डाउट दैट इट इज़ अ वेल इंटेंशन्ड ऑर्डर दैट सीक्स टू एड्रेस प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द ड्यूबियस एक्टिविटीज ऑफ फेक जर्नलिस्ट। अब इस ऑर्डर की, कोर्ट के ऑर्डर की वेलकम कर रहा है, कह रहा बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। कह रहा देयर इज नो डाउट, इस बात पे कोई भी शक नहीं है। देयर इज नो डाउट दैट, कौन सी बात भाई, कि ये एक वेल इंटेंशन्ड ऑर्डर है। ये ऑर्डर अपने आप में बहुत अच्छे इरादों वाला है, वेल इंटेंशन्ड। और वो ऑर्डर है जो सीख करता है, कोशिश करता है संबोधित करने की उन प्रॉब्लम्स को जो अराइज फ्रॉम होती हैं, निकल करके आती हैं बहुत ही ड्यूबियस एक्टिविटीज से, फेक एक्टिविटीज से, फेक जर्नलिस्ट की, ऐसे खराब जो है पत्रकारों की। तो ऑर्डर बहुत अच्छा है, इस तरह की ड्यूबियस सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को कर्ब करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, इन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। समझ गए। सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे, नो डाउट की वर्ब है इज के बाद में सब्जेक्ट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि देर से क्लोज शुरू हो रहा है, ऐसे क्लोज में वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है ना। इट की वर्ब है इज, इंटेंशन से पहले वेल क्यों लगा है आप जान गए हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब वेल को यूज करना है। दैट की वर्ब है सीक्स, दैट आया इस ऑर्डर के लिए। अराइज फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, सबके सब किसी चीज़ के ओरिजिनेट होने को बताते हैं, तो इनके बाद में अपने फ्रॉम लगा के बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है। डूबियस मतलब सस्पिशियस, डाउटफुल, है ना, जिस पे आपको शक हो। चलिए कह रहा इन फैक्ट द डायरेक्टिव्स may constitute a remedy to the maladies highlighted by the divisional bench in the recent verdict, but it is quite surprising that such a far-reaching measure has sought to be created by judicial direction while disposing of public interest litigation somewhat unrelated या underrelated to the case at hand। अब बता रहे इस ऑर्डर के आने के बाद दिक्कत क्या है इसको, इस एडिटर को इस ऑर्डर से क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या मूलभूत ढांचे में क्या प्रॉब्लम है इस ऑर्डर के। कह रहा वास्तव में इनफैक्ट जो डायरेक्टिव्स है ना, जो कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, कह रहा वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं एक रेमेडी को, एक इलाज को। अच्छा किस चीज़ का इलाज भाई, उन मेलेडीज़ का, उन बीमारियों का, उन प्रॉब्लम्स का जो हाईलाइट की गई हैं डिवीज़न बेंच के द्वारा, एक छोटी बेंच के द्वारा इसके रीसेंट वर्डिक्ट के अंदर। तो पहले डिवीज़न बेंच ने, एक छोटे बेंच ने एक रीसेंट वर्डिक्ट में अपने इन प्रॉब्लम्स को बताया कि भाई हमारे देश में पत्रकारिता की बहुत प्रॉब्लम है। तो हाई कोर्ट की जो बेंच है उसने इस डायरेक्टिव को दे करके एक रेमेडी को, एक सोल्यूशन को इस प्रॉब्लम के लिए बना दिया। कह रहा हालांकि ये बात बिल्कुल सच है, कह रहा लेकिन ये बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है, बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक ऐसा फार रीचिंग मेजर, एक ऐसा बहुत ही आगे तक जाने वाला फार रीचिंग, बहुत ही बड़ा प्रभाव रखने वाला फार रीचिंग मेजर जो है वो सोट किया गया, कोशिश किया गया है क्रिएट किया जाने के लिए, टू बी क्रिएटेड जुडिशियल डायरेक्शन के द्वारा, कोर्ट की जो है आदेश के द्वारा। और कब, जबकि कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर रही थी, ठिकाने लगा रही थी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, PIL को, जो कुछ हद तक समवट अनरिलेटेड थी इस केस से जो भी हमारे हाथ में है। समझे, सेंटेंस ऐसा बना है, मैंने आपको पीस बाय पीस बता दिया है, आप जोड़ लोगे पूरा सेंटेंस फिर से निकल आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सच में ये डायरेक्टिव अपने आप में एक रेमेडी को बनाएगा, सोल्यूशन को बनाएगा उन सभी प्रॉब्लम्स का जिनको हाईलाइट किया गया है एक डिवीज़न बेंच के द्वारा अपने रीसेंट वर्डिक्ट में। लेकिन ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि इतना बड़ा फार रीचिंग मेजर ये बनाया गया जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल डायरेक्शन के द्वारा, कोर्ट के दिशा निर्देशों के द्वारा, और वो वाली कोर्ट जो डिस्पोज ऑफ कर रही थी, सेटल कर रही थी एक PIL को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, जो बिल्कुल ही या कुछ हद तक अनरिलेटेड थी इस केस से जो भी हमारे हाथ में है। तो कह रहे बड़ी अजीब सी बात है, कोर्ट को एक काम करना पड़ा, सरकार का काम कोर्ट कर रही है। समझ गए। डायरेक्टिव की वर्ब है मे कॉन्स्टिट्यूट, मेलेडी का मतलब होता है बीमारी, डिजीज, सिकनेस, रेमेडी मतलब इलाज, रेमेडी, सोल्यूशन, आंसर, हर चीज़ जो ये तीनों वर्ड जो ना किसी के जवाब या इलाज को बताते हैं। तो जब भी आप किसी का आंसर बनाओ किसी क्वेश्चन का, तो आंसर टू दैट क्वेश्चन, रेमेडी टू दिस डिजीज, सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, टू प्रेपोजिशन यूज करके बताएं किसका जवाब है, किसका सोल्यूशन है, किसका इलाज है ना। हाईलाइटेड एक एडजेक्टिव है, वो वाली मेलेडीज जिनको हाईलाइट किया गया, सबके सामने रखा गया। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। फार रीचिंग मतलब जिसका बहुत आगे तक आप रीच देखें, बहुत आगे तक जिसका प्रभाव आप देखें। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है
गेट रीड ऑफ करना, सेटल करना, ठिकाने लगाना किसी चीज़ को। मैजेस की वर्ब है हैज़ सॉट। सीक नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। समवट मतलब कुछ हद तक। PIL आप जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब एक याचिका। बढ़े आगे, बहुत कुछ है इस आर्टिकल में, मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ धीमे धीमे आपको कवर कर दूँ, है ना। कह रहा द ओरिजिनल केस इनिशिएटेड बाय अ मैन claiming to be a journalist contained some allegations against the special team investigating theft of idols from various temples। कह रहा है जो ओरिजिनल केस था जो इनिशिएट किया गया था एक आदमी के द्वारा। अच्छा कौन भाई, एक आदमी कौन है जो क्लेम कर रहा था होने का टू बी एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट। कह रहा है ये जो केस था ना इस आदमी के द्वारा, कह रहा है ये कंटेन करता था, ये रखता था अपने आप में कुछ एलिगेशंस को, कुछ आरोपों को एक स्पेशल टीम के खिलाफ। अच्छा कौन सी स्पेशल टीम? वो वाली टीम जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जांच कर रही थी थेफ्ट को, चोरी को, मूर्तियों के आइडल्स की, बहुत सारे टेम्पल्स से, बहुत सारे मंदिरों से। तो ये जो स्पेशल टीम है इसकी कार्रवाई के खिलाफ जो है ओरिजिनल केस को दायर किया गया था एक आदमी के द्वारा जो कहता था मैं खुद ही एक जर्नलिस्ट हूँ। समझ गए? केस की वो है कंटेंट मैन के लिए आया, क्लेमिंग वो वाला आदमी जो क्लेम कर रहा था, इनिशिएटेड केस के लिए आया जो केस शुरू किया गया था। आइडल मतलब मूर्तियाँ। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ग्रामर का है फटाफट से। कंटेन, कंसिस्ट और कंप्राइज में क्या फ़र्क है? देखो ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है। कंटेन, कंसिस्ट और कंप्राइज का मतलब है अपने अंदर रखना या किसी चीज़ से मिल करके बना हुआ होना। जैसे किताब जो है पन्नों से मिल के बनी है, घर जो है ईंटों से मिल के बना है, किसी बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, चॉकलेट्स पड़ी हैं, तो वो बॉक्स जो है चॉकलेट्स को कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है। समझ गए ना? कोई चीज़ आपके अंदर हो या किसी चीज़ से आप मिल के बने हो तो आप कंटेन, कंसिस्ट या कंप्राइज वर्ब को बताते हैं। जैसे आवर टीम कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, हमारी टीम मिल करके बनी है या हमारी टीम में है 10 मेंबर्स। अब देखो इनका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कंटेन के बाद में ऑफ कभी नहीं आएगा, कंप्राइज के बाद में ऑफ कभी नहीं आएगा और कंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑफ आएगा। समझ गए? कंटेन के बाद में ऑफ नहीं आता, कंप्राइज भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑफ नहीं लेती, लेकिन कंसिस्ट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद में आप हमेशा ऑफ देखोगे। कंप्राइज का एक छोटा सा पेज भी है, वो ये है अगर कंप्राइज इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आ जाए, एक एडजेक्टिव का काम करे, कंप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, उस केस में इस एडजेक्टिव के आगे ऑफ लग जाता है, वर्ब फॉर्म में इसके आगे ऑफ नहीं लगता। समझ गए ना? इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में कंप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एडजेक्टिव आ जाए तो ये ऑफ ले लेगा। आवर टीम कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कंसिस्ट के बाद में ऑफ आना चाहिए। आवर टीम कंटेन्स ऑफ 10 मेंबर्स, ये सेंटेंस में ऑफ गलत है। हमारी टीम में 10 मेंबर्स हैं तो कंटेन्स लिखें, कंटेन्स के बाद में ऑफ ना लगाएं। आवर टीम कंप्राइजेज ऑफ 10 मेंबर्स, ये सेंटेंस भी गलत है। कंप्राइज एक वर्ब है, वर्ब के बाद में कभी भी ऑफ नहीं आता, कंप्राइज वर्ब के। एंड आवर टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 मेंबर्स, यहाँ पे ऑफ बिल्कुल सही है। कंप्राइज यहाँ पे बी फैमिली की वर्ब के बाद आ रहा है, इसके बाद इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में आ जाए तो कंप्राइज जो है अपने बाद में ऑफ ले लेता है। याद रखना इज एम आर वॉज वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब, उसके बाद में कंप्राइज्ड V3, अब ऑफ लगेगा। समझ गए? बहुत बार कर चुके हैं इस फॉर्मूला को, मेरे ख्याल से आप में से आधे लोगों को आता होगा, है ना। जिनको नहीं आता सीख लो, जिनको आता है रिवाइज कर लो, आज के क्विज में यूज होगा। बढ़े आगे। कह रहा है इट वॉज डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन टू द आइडल विंग CID टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कह रहा है इस केस को डिस्पोज ऑफ किया गया, ठिकाने लगाया गया, इस आदमी का जो केस आया था डिस्पोज ऑफ किया गया एक डायरेक्शन के साथ में आइडल विंग को, जो ये आइडल जो मूर्ति की इन्वेस्टिगेशन वाली CID विंग है, कि अब प्रोसीड विद करें, आगे बढ़ें इन्वेस्टिगेशन में, इन अकॉर्डेंस विद हिसाब से लॉ के। तो कोर्ट ने बोला कि लॉ के हिसाब से आपको जो करना है, जो भी करना है, आपकी और कोई शिकायत हमें नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोल के केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इट की वर्ब है वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, इसको आप गेट रीड ऑफ भी बोलते हैं। प्रोसीड विद मतलब आगे बढ़ना। आगे कह रहा है एज देयर वॉज सस्पिशन ओवर द petitioner's credentials, the bench has proceeded to address the larger problem of imposters masquerading as journalists for personal enrichment। अब बता रहे दिक्कत क्या है। कह रहे क्योंकि वहाँ पे सस्पिशन था, देयर वॉज सस्पिशन, वहाँ पे थोड़ा शक था, और किसके ऊपर? पेटिशनर के क्रेडेंशियल के ऊपर, याचिकाकर्ता की, जो आदमी है जिसने क्लेम किया मैं पत्रकार हूँ, उसके आइडेंटिटी के ऊपर। कह रहे थोड़ा हमें शक था वो जर्नलिस्ट था या नहीं। कह रहे इस वजह से बेंच ने प्रोसीड कर दिया, आगे बढ़ गई है एड्रेस करने को लार्ज प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को, जो है फेक इंपोस्टर्स की। इंपोस्टर मतलब मुखौटा पहनने वाला, और वो मुखौटा पहनने वाले जो मास्करेड करते हैं, जो अपना एक मास्क पहनते हैं जर्नलिस्ट का, और किसके लिए? खुद के लाभ के लिए, फायदे के लिए, पर्सनल एनरिचमेंट के लिए। तो कोर्ट ने क्या किया, इस केस को पूरा करते ही बोला अब एक बॉडी बनाओ, इस तरह के जो डूबियस टाइप के लोग हैं, जो फेक जर्नलिस्ट बन के आते हैं मुखौटा पहन के, अब हम उनको कर्ब करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, उनको फ़ायदा नहीं उठाने देंगे।
समझ गए। वॉज की वर्ब है सस्पिशन, सस्पिशन सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, देर से क्लॉज शुरू हो रहा है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है। बेंच की वर्ब है हैज़ प्रोसीडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्रेडेंशियल मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो आपकी आइडेंटिटी को बताएं या आपकी क्वालिफिकेशन को बताएं। आपने बोल दिया मैं पीएचडी हूँ, मैंने पूछा भाई दिखाओ क्रेडेंशियल, तो मैं आपसे पीएचडी की मार्कशीट मांग रहा हूँ, आपका सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। समझ गए ना। आपने बोल दिया मैं अंबानी हूँ, अंबानी का बेटा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा दिखाओ आधार कार्ड, तो ये आपसे मैंने आइडेंटिटी मांगी, ये भी आपका क्रेडेंशियल है। समझ गए ना। तो क्रेडेंशियल मतलब जो डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिटी या आपकी क्वालिफिकेशन को बताए, इसको अक्रेडिटेशन भी बोलते हैं। ये वर्ड आप अभी आगे देखेंगे। आपके इसी डॉक्यूमेंट को अक्रेडिटेशन भी बोलते हैं। इंपोस्टर वो होते हैं जो कुछ और बनने का नाटक करे, डिसीवर हो, पोजर हो, आपको धोखा देने की कोशिश करे। मास्करेड का मतलब होता है एक मुखौटा पहन लेना। अगर आप कुछ पहन करके, मुखौटा पहन के कुछ काम कर रहे हो, तो आप डिस्गाइज कर रहे हो, मास्करेड कर रहे हो अपने आप को जो है डिसीव कर रहे हो लोगों को मुखौटा पहन के। एनरिचमेंट ये बना एन प्लस में रिच से, रिच मतलब अमीर। जब आप एनरिचमेंट करते हो तो अपने आप को अमीर बनाते हो, एनहांस करते हो, इंप्रूव करते हो, अपने उल्लू को सीधा करते हो, अपने काम करवा लेते हो, पर्सनल एनरिचमेंट। बढ़े आगे, चलो वो क्या बहुत सारी है ना। कह द इश्यूज हाईलाइटेड बाय द बेंच आर क्वाइट रियल एंड नीड रेमेडियल मेजर्स। कह रहे जो इशू हाईलाइट किए हैं इस बेंच ने, इश्यूज जिनको सबके सामने रखा गया कोर्ट के द्वारा, वो बिल्कुल रियल है, और कह रहे उनको जरूरत भी है रेमेडियल मेजर्स की। उनको हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि उनका सोल्यूशन हम कर सकें, रेमेडियल मेजर्स को उठाने की जरूरत है। इश्यूज की वर्ब है आर और नीड, एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं दोनों वर्ब्स सब्जेक्ट के लिए। हाईलाइटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव है। रेमेडियल मतलब जो सोल्यूशन लाए, जो करेक्टिव हो, जो आपको हील करे। कह रहे सम पीपल क्लेमिंग टू बी जर्नलिस्ट डू रन लेटर पैड पब्लिकेशंस और इवन प्रिंट सम कॉपीज ऑफ ऑब्सक्योर जर्नल्स बट डिवोट मच ऑफ देयर टाइम टू यूजिंग connections to wangle benefits and gifts, try and swing transfers and postings और be friends for vested interest। अब बता रहा है फर्जी पत्रकार करते क्या हैं। कह रहे कुछ लोग जो हैं फर्जी क्लेम करते हैं जो जर्नलिस्ट होने का, एक पत्रकार होने का, वो वास्तव में रन करते हैं लेटर पैड पब्लिकेशन को। ये क्या होता है भाई? लेटर पैड पब्लिकेशन क्या होते हैं? आपकी कोई अखबार नहीं आती, आप एक लेटर पैड पे ही कुछ पब्लिकेशन निकाल देते हो, अपने एक ऑफिस के लेटर हेड पे ही कुछ लिखा करके छोटा मोटा जो है ना अखबार छाप करके बाजार में दे देते हो। तो अपना नाम पढ़वा दिया आपने जर्नलिस्ट का, लेकिन आपका कोई सेटअप नहीं है, कोई आप जो है कहीं बाजार जाते नहीं हो, कहीं पे आप जो है कोई आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो, बस अपनी ओपिनियन छाप करके बोल देते हो मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो कह रहे इस तरह के काम वो करते हैं, और यहाँ तक कि वो प्रिंट कर देते हैं कुछ कॉपीज़ को ऑब्सक्योर जर्नल्स की। ये जर्नल्स ऐसे जर्नल्स हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं या ऐसी मैगजीन्स हैं जो ऑब्सक्योर हैं। अजीब सा नाम होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा, और वो बताएगा देखो मैं इस जो है मैगजीन को छापता हूँ, है ना, मैं ऐसा एक जर्नलिस्ट हूँ। तो एक बहुत ही अनक्लियर सा ऑब्सक्योर सा जर्नल भी बताते हैं कि हम छापते हैं। कह रहे लेकिन ये जो लोग हैं ना इस काम की आड़ में डिवोट करते हैं, लगाते हैं ज़्यादातर उनके वक्त को यूज़ करने पे अपने कनेक्शंस को, ताकि वैंगल कर पाएँ बेनिफिट्स और गिफ्ट्स को, फ़ायदे और गिफ्ट्स को गलत तरीके से अचीव कर पाएँ। वैंगल का मतलब होता है किसी चीज़ को धोखा दे करके अचीव करना। ज़्यादातर वक्त उनका इसी में जाता है कि कैसे किसी से पैसे ऐंठ लें, किसी को धमकाए या डरा के, और ट्राई करने में जाता है या स्विंग करने में जाता है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स को। वो कोशिश यही करते रहते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स को हम अपने हिसाब से करवा दें। स्विंग का मतलब होता है आगे पीछे झूला, तो इसका ट्रांसफ़र उधर करवा दिया, उसका इधर करवा दिया, पैसे इससे भी ले लिए उससे भी ले लिए। तो बस इनका यही काम होता है, अपना टाइम इसी में लगाते हैं। और या फिर ये फ्रंट बन जाते हैं, एक मोर्चा बन जाते हैं अंतर्निहित छुपे हुए इंटरेस्ट का। किसी बड़े आदमी ने इनको 5,000 रुपये दे के बोल दिया कि तुम जो है उस नेता को या उस अधिकारी को जाके परेशान करो, आप हमारा फ्रंट बन जाओ, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट का, हमारे अंतर्निहित जो है भलाई का आप जो है एक मोर्चा बन जाओ। तो ऐसा काम इस प्रकार के लोग करते हैं। समझ गए। सम पीपल की वर्ब है डू रन, प्रिंट और बट के बाद में डिवोट। डिवोट टू भी वही वाला फ्रेज है, डिवोट टू के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, यहीं कहीं मिल जाएगा आपको डिवोट टू। तो डिवोट देयर टाइम टू यूजिंग कनेक्शन, है ना, यूज नहीं, यूजिंग कनेक्शन। वैंगल मतलब किसी से कुछ ऐंठ लेना, कुछ किसी को कुछ जो है धोखा दे करके। स्विंग का मतलब झूला, आगे पीछे करना किसी चीज़ को। वेस्टेड आप जान गए हो, छुपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर। लेटर पैड पब्लिकेशन मैंने आपको बता दी है, बस आपने अपने मन में कुछ आया लेटर पैड पे लिख दिया, सबको दे दिया और बोल दिया मैं पत्रकार हूँ। बड़े आगे। कह रहा ब्रॉडली द कोर्ट वांट्स अ स्टेट लेवल प्रेस काउंसिल टू वीड आउट फेक जर्नलिस्ट, रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्रेडिटेशन कार्ड्स and the recognition of media bodies besides receiving and disposing of complaints about the media। कह रहा है मोटे तौर पे अब कोर्ट की इंटेंशन क्या है। कह रहा है ब्रॉडली ये कोर्ट चाहती है, वांट करती है एक स्टेट लेवल प्रेस काउंसिल को, ताकि वो वीड आउट कर पाए, ताकि उखाड़ फेंके ऐसे खराब जर्नलिस्ट को, फेक जर्नलिस्ट को। रेगुलेट कर सके डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके आइडेंटिटी और एक्रेडिटेशन कार्ड के।
जर्नलिस्ट को कार्ड भी मिलता है ना, एक्रेडिटेशन कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी रेगुलेट कर पाए और रिकॉग्निशन को भी मीडिया बॉडीज़ के, ऐसे ही कोई मीडिया बॉडी मीडिया की संस्था ना बने, उनका रिकॉग्निशन हो। कह रहे इस तरह के काम को कोर्ट चाहती है स्टेट लेवल काउंसिल के जरिए। कह रहे साथ ही साथ एडिशनली बिसाइड्स रिसीव करने के और डिस्पोज ऑफ करने के कंप्लेंट्स को मीडिया के लिए, है ना, ये बॉडी इस काम को भी करेगी। इसको मीडिया से रिलेटेड कोई कंप्लेंट मिले उसको रिसीव करे और उसको निपटान भी करे, डिस्पोज ऑफ भी करे। समझ गए? कोर्ट की वर्ब है वांट्स, वीड आउट आप जान गए हैं, ब्रॉडली मतलब मोटे तौर पे, वीड आउट मतलब उखाड़ फेंकना। एक्रेडिटेशन ऊपर आया था आपको, क्रेडेंशियल्स, दोनों एक ही बात है। एक्रेडिटेशन और क्रेडेंशियल मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपके आइडेंटिटी या क्वालिफिकेशन को बताते हैं। डिस्पोज ऑफ, गेट रिड ऑफ, ठिकाने लगाना। बिसाइड्स वर्सेस बिसाइड आप जानते होंगे, बिसाइड का मतलब है बाजू में, एट द साइड ऑफ। अगर इसके आगे एस लगा दें बिसाइड्स, इसका मतलब है इन एडिशन टू। आवर हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड या बिसाइड्स द रेलवे स्टेशन, हमारा घर रेलवे स्टेशन की बाजू में है। बाजू में है तो मैं यूज़ करूँगा बिसाइड को, है ना, बिसाइड, बिसाइड द रेलवे स्टेशन, सही वर्ड है बिसाइड। द रेस्टोरेंट ऑफर्स कॉन्टिनेंटल फूड बिसाइड या बिसाइड्स अ फ्यू देसी या लोकल डिशेस। रेस्टोरेंट जो है कॉन्टिनेंटल फूड ऑफर करता है, बाहर का खाना ऑफर करता है, इन एडिशन टू, साथ ही साथ कुछ देसी डिशेस के। तो आपको कुछ छोटी मोटी देसी डिश मिल जाएगी लोकल, पर मेनली ये जो है कॉन्टिनेंटल फूड आपको मिलेगा, यूरोप का, अमेरिका का, जो है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, बिसाइड्स को यूज़ करूँगा इन एडिशन टू के लिए, बिसाइड्स अ फ्यूज लोकल या देसी डिशेस। समझ गए ना, दोनों वर्ड्स अलग हैं, ऐसा लगता ही दोनों वर्ड्स में आपस में डिफरेंस आ जाता है, याद रखें इस डिफरेंस को। करा एज ऑफ नाउ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया परफॉर्म्स द वॉच डॉग रोल अबाउट पब्लिक कंप्लेंट्स बट विदाउट एनी सब्सटेंटिव एनफोर्समेंट पावर्स। कह रहे अभी के लिए एज ऑफ नाउ ये जो संस्था है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये संस्था परफॉर्म करती है वॉच डॉग रोल को, उस भूमिका को जो है निगरानी की। वॉच डॉग मतलब निगरानी करने वाला। तो ये संस्था जो है निगरानी की भूमिका को अदा करती है पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए, लेकिन बिना किसी सब्सटेंटिव यानी कि गंभीर इन्फोर्समेंट की पावर्स के। तो कंप्लेंट सुन सकती है लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकती, यही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इतनी उसके पास अभी पावर है एज ऑफ नाउ। समझ गए? इस संस्था का नाम द लगा हुआ है, सरकारी संस्था है, पी बड़ा, सी बड़ा, आई बड़ा। परफॉर्म्स इसका जो है इसकी वर्ब है। वॉच डॉग मतलब निगरानी करने वाला। सब्सटेंटिव आप जान गए हो, जो सीरियस या जो इंपॉर्टेंट हो। सब्सटेंशियल से इसको कंफ्यूज मत करना, ये होता है कंसीडरेबल। सब्सटेंटिव मतलब सीरियस। दोनों वर्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। आगे कह रहा है एक्रेडिटेशन एंड डीलिंग विद जर्नलिस्ट बॉडीज आर नाउ द फंक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। कह रहा है और जो एक्रेडिटेशन का काम है और डील विद करने का काम है जो है जर्नलिस्ट बॉडी से, किसको कौन सा आईडी कार्ड इशू होगा, है ना, और कैसी बॉडी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये काम जो है अभी फंक्शंस हैं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के। जिस स्टेट की सरकार है वही सरकार जो है इस काम को देखेगी उस स्टेट के अंदर। समझ गए? एक्रेडिटेशन और डीलिंग विद जो है इन दोनों का सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, वर्ब है इसकी आर, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए वर्ब भी प्लूरल को हमने रखा हुआ है। कह रहा है पावरफुल बॉडी दैट विल आइडेंटिफाई एंड एक्रेडिट जर्नलिस्ट, डिसाइड देयर एंटाइटलमेंट्स टू बस and rail passes and welfare measures as well as act as a complaint authority will surely need a statutory framework। अब बता रहा है कोर्ट के ऑर्डर में कमी क्या है। कह रहा है इतनी पावरफुल एक बॉडी, इतनी मजबूत एक संस्था जो कि फ्यूचर में आइडेंटिफाई करेगी और जर्नलिस्ट को एक्रेडिट करेगी, उनको डॉक्यूमेंट देगी, आइडेंटिटी कार्ड इशू करेगी और डिसाइड करेगी उनके एंटाइटलमेंट को, उनके हक को, और किसके लिए, बस और रेल पासिस के लिए। जर्नलिस्ट लोग जो हैं बस रेल में फ्री में सफ़र कर सकते हैं, और वेलफेयर मेजर्स के लिए, इनको पेंशन देनी है, कोई स्कीम देनी है। और कह रहे साथ ही साथ जो एक्ट करेगी एक कंप्लेंट अथॉरिटी के तौर पर, जो कि शिकायतों को भी सुनेगी। कह रहा है एक ऐसी पावरफुल बॉडी है ना इस प्रकार की जो ये सब काम करने वाली है। कह रहे ये जो बॉडी है इसको ज़रूरी नीड होगी एक जो है संवैधानिक ढांचे की, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की। इसको एक वैधानिक फ्रेमवर्क ढांचा आपको देना ही पड़ेगा, खाली कोर्ट के ऑर्डर से ऐसी बॉडी बनना पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना? तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विधानसभा में इसके बारे में बातचीत हो, सेंटर और स्टेट में ऐसी बॉडी को इसी तरीके से लाया जाए, ना कि कोर्ट के कहने पे। तो पावरफुल बॉडी की वर्ब होगी विल श्योरली नीड। बॉडी के लिए आया दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी 3-4 वर्ब्स हैं, विल आइडेंटिफाई, एक्रेडिट, डिसाइड और एक्ट। बढ़े आगे, चलो। एंटाइटलमेंट होता है आपका हक, किसी चीज़ को लेकर के आपका राइट है ना। एंटाइटलमेंट टू मतलब आपका किसी चीज़ पे हक है, राइट है। कह रहा है स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, लीगल बोलते हैं इसको, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। कह रहा है बिसाइड्स अ सेपरेट बॉडी क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मे एक्ट ओवरजस्टली एंड एंड अप एलिमिनेटिंग बोनाफाइड जर्नलिस्ट। कह रहे इसी के साथ साथ एक सेपरेट बॉडी, एक अलग से बॉडी जो क्रिएट की जाएगी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। कह रहे ये एक्ट कर सकती है, ये काम कर सकती है ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह से,
ओवर जीलसली, ओवर ज़्यादा, ओवर जो है ज़रूर से ज़्यादा एंथुजियाज्म से। और कह रहा है हो सकता है ये एंड अप भी हो जाए, ये इस मुकाम पे पहुँचे जो है एलिमिनेट करने का बोनाफाइड जर्नलिस्ट को, ऐसे जर्नलिस्ट को जो कि ऑथेंटिकेटेड है, जो बिल्कुल ओरिजिनल है। तो कह रहे हैं ये जो है ना, आपको ये पूरा का पूरा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तो बनाना है, लेकिन ये पूरा वैधानिक तरीके से होगा। आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मत बनाएं। सरकार ऐसे ही सरकार अचानक से एक ऑर्डर निकाल देगी, आज से बॉडी बनेगी, तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसको लोकसभा या राज्यसभा में या इसको विधानसभा में बनाया जाए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, लेजिस्लेटिव ऑर्डर से बनाया जाए। क्योंकि अगर आपने सीधे सीधे इसको बनवा दिया ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, तो ये सही जर्नलिस्ट को भी परेशान करने लगेगी, बोनाफाइड जर्नलिस्ट भी इससे एलिमिनेट होने लगेंगे। समझ गए ना? तो ना कोर्ट का सही है, ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सही है, बल्कि आपको लेजिस्लेटिव से इस बॉडी को बनवाना है। सेपरेट बॉडी की वर्ब है मे एक्ट और एंड अप। एंड अप का मतलब होता है किस मुकाम पे पहुंचना। अपने पास बहुत सारी वैसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनके बाद में जब भी दूसरी वर्ब आएगी वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी। कंसीडर, प्रैक्टिस, अवॉइड, इमेजिन, एंड अप। अब देख रहे हो ना, एंड अप, स्पेंड टाइम, माइंड, डिसेंड, डिनाई, वर्थ। ये वर्थ एक एडजेक्टिव होता है। अब इनके बाद में आप जो भी देखोगे वो देखोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि जीरेंड में दूसरी वर्ब को। द मूवी वॉज नॉट वर्थ टू वॉच। मूवी देखने लायक नहीं थी। वर्थ का मतलब है कीमत या लायक। मूवी जो है देखने लायक नहीं थी, तो मैं क्या करूँगा, वर्थ टू वॉच गलत है, मुझे लिखना चाहिए वर्थ वॉचिंग। ऊपर लिस्ट लिख दी है मैंने वर्ब्स की, ये वर्ब्स बार बार इसी तरीके से बिहेव करती हैं। वी आर कंसिडरिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हम सोच रहे हैं एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने को, तो टू स्टार्ट नहीं, यहाँ लिख दो स्टार्टिंग। वी आर कंसिडरिंग स्टार्टिंग। अब आप बोलोगे दो दो आईएनजी आ गई, ठीक है, ये है मेन वर्ब, ये है जीरेंड, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर वर्ब अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही ले गई। दे एंडेड अप टू इनकर ह्यूज लॉसेस आफ्टर द पैंडमिक। वो इस मुकाम पे पहुंचे बहुत ज़्यादा लॉस को इनकर करने के पैंडमिक के बाद। एंडेड अप टू इनकर, अब यहाँ भी गलत है, यहाँ लिख दो एंडेड अप इनकरिंग। नोट किया करो भाई, मेरे को तो आते हैं, तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं। तो एंड अप के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए एंड अप के बाद में एलिमिनेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है एज न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेज आर in the concurrent list, the state government needs to examine if the field is occupied by central legislation and whether it can create a watchdog body as suggested by the court encompassing all forms of media। कह रहे क्योंकि न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस हैं, ये सभी के सभी समवर्ती सूची में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों ही अपना कानून बना सकते हैं। कह रहे क्योंकि ये सब चीज़ समवर्ती सूची का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो एग्जामिन करे, जांच करे कि ये फील्ड कहीं ऑक्यूपाइड तो नहीं है सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा, कहीं इस फील्ड में पहले से ही केंद्र सरकार कोई कानून बना के तो नहीं बैठी है, और वेदर हाँ या ना ये क्रिएट कर सकती है नहीं कर सकती एक वॉचडॉग को, निगरानी करने वाली बॉडी को, जैसा कि सजेस्ट किया गया कोर्ट के द्वारा, और जो इनकम्पस करती हो, अपने दायरे में लेती हो सभी प्रकार की मीडिया को। समझ गए ना? तो ये सारा काम जो है स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट के ऑर्डर पे अब सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कहीं सेंटर कोई कानून इस पे बना के तो नहीं बैठा, और अगर नहीं बैठा तो क्या हम बना सकते हैं ऐसा कानून जो कोर्ट के हिसाब से हर तरह की मीडिया को अपने एनकम्पास करे, अपने दायरे में ले। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। इन सब की वर्ब है आर। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। आपने स्टेट लिस्ट सुना होगा, सेंट्रल लिस्ट सुना होगा, ये कंकरेंट लिस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है नीड्स। फील्ड की वर्ब है इज ऑक्यूपाइड। इट की वर्ब है कैन क्रिएट। एग्जामिन का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना। सजेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। एनकम्पस आप जान गए हो, सबको अपने दायरे में लेना, एनकैप्सुलेट करना, है ना। कंपस नाम की वर्ब से बना हुआ है। कंपस जो आपका प्रकार होता है ना, कंपस। कह रहा है इट मे हैव टू वे इट्स ऑप्शंस केयरफुली इंक्लूडिंग एन अपील। कह रहा है इस स्टेट को हो सकता है वे करना पड़े, तोलना पड़े अपने ऑप्शंस को बड़े ध्यान से, जिसमें शामिल है एक अपील भी। हो सकता है इसको अपील भी करनी पड़े कोर्ट के सामने। सारे ऑप्शंस को पहले तोले और फिर देखे इसको क्या करना है। इट की वर्ब है मे हैव टू। वे का मतलब होता है तोलना, कंसीडर करना, किसी चीज़ को देखना उसमें कितना वजन है। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल था आज का आर्टिकल। वर्ड्स भी अच्छे थे, कंस्ट्रक्शंस भी अच्छी थी, पर आई होप अब 100% अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है, तो 90% 80% तो आपको आया ही होगा, है ना। ये आपका क्विज़ है। आज मैं हो रहा हूँ ऑफिस के लिए लेट, और आज दूर जाना है कहीं पे। दूर का मतलब 2-2.5 घंटे जो है हमें ट्रैवल करना है आज ऑडिट के लिए। तो मैं भी निकलता हूँ फटाफट से। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं डालूंगा क्लोज टेस्ट के, और इस 5वें क्वेश्चंस के आपके जो है फर्स्ट कमेंट में। सब लोग ट्राई दो। क्लोज टेस्ट में सब्सटेंशियल सब्सटेंटिव आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इंटीग्रल टू के बाद में क्या आएगा, कंसिस्ट, कंटेन कैसे काम करते हैं, रिसोर्ट टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या टू इन्फिनेटिव आएगा, ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सब लोग इसको ट्राई दें। 5वें क्वेश्चन में आपको बताना है तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट पैसेज के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हो सकता है एक भी ना हो,
आप देख लेना, देख करके बताना, मैं कमेंट्स में डाल रहा हूँ, अगर कोई करेक्ट होगी तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। राइटिंग स्किल्स के कोर्स के लिए कोई भी क्वेरी हो फटाफट से आप बता सकते हैं मुझे, इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, कस्टमर केयर वाले आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे 1-2 घंटे में, है ना। ऐप को डाउनलोड कर लेना ज़रूर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। अंटिल देन, साइनिंग आउट।